Bismillahirrahmanirrahim. Let we see that what is strategic management as a process. For this, we have again observed the figure 1.1 again. It also reflects strategic planning process. फर्स्ट ऑफ ऑल मिशन है, उसके पास विजन है, विजन, उसके बाद स्ट्रेटेजिक गोल्स, उसके बाद फिर स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक कंट्रोल. सो वी विल डिस्कस कि ये जो एक प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है ये एक प्रोसेस कैसे है. अच्छा, इसको इस जो ये डायग्राम है यही नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम कर रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी को हमने डिस्कस करना है. सबसे पहले है मिशन. सो हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है. तो वो प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास आता है मिशन. मिशन क्या है? इदारे का जो पर्पज़ है वो क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट है वो क्या है. एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो पर्पज़ है वो क्या हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकती है. और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो प्रोडक्ट है वो क्या हो सकती है, वो डिग्री हो सकती है. इसी तरह से अब इन दोनों चीज़ों की अकॉम्प्लिशमेंट के लिए जो एक प्रोसेस दरकार होता है वो वर्क प्रोसेस है. एक वज़ा करदा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत ये दोनों काम होते हैं. और ये दोनों काम होते क्यों हैं? टू मीट द नीड्स ऑफ मार्केट. सो दिस इज़ द मिशन. चूँकि एक प्रोसेस है तो मिशन के बाद जो प्रोसेस है वो है पर्पज़. ठीक है, विजन. मिशन के बाद जो प्रोसेस है उसमें है विजन. किसी इदारे का विजन क्या है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है. ये कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है. आइंदा आने वाले 10 साल को, 20 साल को, 50 साल को ये जो है ना विजुलाइज्ड करता है. अच्छा, विज़न के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो विज़न होता है उसके लिए आपने एक बेस्ट चॉइस करनी होती है. आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं. आने वाले वक्त में, आने वाले बहुत सारे सालों में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्ट है उसने आगे 10 साल, 20, 30 साल, 40 साल में किस तरह से खपना है, तो उसको लेके आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं. अच्छा, आपने जो चॉइस करना है वो चॉइस कैसी होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, उसको अचीव किया जा सके. ठीक है. अब चूँकि हम प्रोसेस पे ही बात कर रहे हैं तो मिशन के बाद आ गया विजन, और विजन के बाद आ जाता है जी स्ट्रेटेजिक गोल्स. अब पिछली स्लाइड के ऊपर जो ये चीज़ें हैं इनको हम ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इसके साथ जो हेल्पिंग प्रोसेस है उसको समझने के लिए हम एंड पे इनको देखेंगे. सो जब आपके पास मिशन है, आपके पास उसका विज़न है, तब जाके आपको ज़रूरत पेश होती है. विज़न प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटेजिक गोल्स. एक दफ़ा आपने अपना मिशन और विज़न डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आपको स्ट्रेटेजिक गोल डिसाइड करने हैं. ये जो स्लाइड्स के अंदर ये जो पिक्चर लगी हुई है ये एक्चुअली जो हम ऑब्जेक्टिव नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं
उसी की पिक्चर है, उसी का जो दूसरा पेज है उसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, जब स्ट्रेटजी फार्मूलेशन हो गई तो वो भी एक प्रोसेस के ज़रिए हुई, और ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करते हुए हुई। उसके बाद क्या किया आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, आपके पास स्ट्रेटेजिक गोल्स थे, आपने अपनी स्ट्रेटजी फार्मूलेशन की और उसके बाद आपने स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर दिया। और देन इसका जो एक प्रोसेस है वो ये है कि आपने अब वो स्ट्रेटजी और जो आपने दी है उसको आपने कंट्रोल करना है। सो ये एक मुख्तसर सा तारुफ है, क्योंकि जो पिछला ऑब्जेक्टिव था उसमें भी हमने इसी चीज़ को देखा है। अब हम देखते हैं कि ये शुरू वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हेल्पिंग प्रोसेस है। जब ये मिशन, विजन और उसके बाद बाकी जो स्ट्रेटजिक गोल्स हैं, फिर स्ट्रेटजी की फार्मूलेशन है, उस स्ट्रेटजी की फार्मूलेशन के लिए एक्सटर्नल एनालिसिस करना है, इंटरनल एनालिसिस करना है, फिर आपने इनके आगे जाके इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो कल्चर वगैरह वगैरह जो हमने देखा है, और इंटरनल के लिए हमने स्वॉट एनालिसिस किया। इसके बाद स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद स्ट्रेटजी को कंट्रोल करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जो है वो रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हमें चाहिए। उन रिसोर्सेज को हम एलोकेट करेंगे, और रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, अब डिसीजन लेने के लिए डिसीजन कैसे लेते हैं हम? ठीक है, जो डिसीजन है वो डिफरेंट मैनेजमेंट के जो लेवल होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हमें मैनेजरियल लेवल चाहिए। ठीक है, अब मैनेजरियल लेवल जो है वो हर लेवल एक जैसा तो नहीं होता। ईच लेवल की जो हर लेवल की अथॉरिटी होती है वो सबसे अलग होती है। ठीक है, सो ये एक प्रोसेस है ना। आपने जो रिसोर्सेज थे उनको एलोकेट किया, उनको एलोकेट करने के लिए आपको डिसीजन करने पड़े। डिसीजन के लिए आपको मैनेजमेंट लेवल चाहिए था, और हर मैनेजमेंट लेवल की जो अथॉरिटीज़ थी वो डिफरेंट थी। तो इसके लिए जो आपको एक डायर नीड है एक चीज़ की, वो है आपकी हायरार्की। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन लीडर है, कौन फ्रंट लाइन मैनेजर हैं, कौन मिडिल लाइन मैनेजर हैं, कौन उसके नीचे हैं, कौन वर्कर्स हैं, कौन क्या है, ये सारा आपको जो एक हायरार्की का टेबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ से आपको पता चलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं आप। अब आपको डिसीजन मेकर्स मिल गए। वो क्या करेंगे डिसीजन मेकर्स? वो एक्चुअली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, और उनकी जो एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करेंगे और उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे। और ये चीज़ जो है, ये दोनों काम जो हैं वो ये इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो ये जो एक हेल्पिंग प्रोसेस है, और ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, आप देखें कि इनमें एक प्रोसेस है। तो यही हमने लिखना है अगर सवाल आता है, और यही हमने देखना है कि ये किस तरह से प्रोसेस है।